नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डेप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 बजे के करीब इस स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती हैं और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भुर्वे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है जहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हो गया है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही हैं। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जीन, ढेर सारी जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहर में चारों तरफ फैल रही हैं। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर मोस्ट आदमी दस्तगीर ही हैं। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने स्केड्यूल डिपार्चर के समय से पहले ही निकालना होगा। प्लान के अनुसार ये ट्रेन अभी 20 मिनट और इस स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सर पर। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब यह हादसा हुआ ज्यादातर लोग अपने घरों में रात में सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां थी वो गाड़ियों में बैठे और शहर से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं थी उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठे होने लगे। वो नहीं जानते थे क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे, रो रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह मदद हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशंस पर एक SOS कॉल देते हैं जिसके चलते 4 एम्बुलेंसेस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर्स भी लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इस सब के बावजूद इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स की ओर भागे। जाहिर सी बात है, रात को सोते सोते अगर आपकी आंखें जलने लगेंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो आप हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में कभी पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और उसके पीछे क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है जो कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की कंपनी से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वहां से गलत इंफॉर्मेशन इन्हें मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट्स की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांध दो, उससे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। समय था रात के 1:25। वो इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 फोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज ओके, सब सही है। लेकिन जब वो तीसरी बार फोन कॉल लगाते हैं तो उन्हें जवाब आता है, हमें नहीं पता क्या हुआ है यहाँ पर सर, वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। रात को 2:10 हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर एच.एस. भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा था, इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ।
गुलाम दस्तगीर, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे भोपाल के पुराने शहर में रहते थे, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं हैं। वो स्टेशन पर डटे रहकर लोगों की मदद करते रहते हैं। जो भी ट्रेन स्टेशन से गुजरती है उसे कहा जाता है रुको मत, आगे चलते रहो। दस्तगीर के एक कोलीग मंजूर अहमद खान उन लोगों में से थे जो भोपाल से निकलने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ ये स्टेशन आते हैं रात के करीब 3 बजे। इन्हें देखने को मिलता है कि दस्तगीर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म भाग रहे हैं, लोगों को अटेंड कर रहे हैं, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बिना सोचे। नेटफ्लिक्स पर दोस्तों एक नई सीरीज आई है द रेलवे मैन, जो इन्हीं असल जिंदगी की कहानियों से इंस्पायर्ड है। कैसे हमारे ये अनजान अनसंग हीरोज उस रात अपना काम कर रहे थे इस जहरीली गैस से लड़ते हुए। ये सीरीज यशराज एंटरटेनमेंट की भी पहली सीरीज है किसी OTT प्लेटफॉर्म पर। ट्रेलर देखकर ही आप समझ जाओगे कि कितने सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग तरीके से उस रात की कहानी को इस सीरीज में दर्शाया गया है। स्टेशंस और अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जहां एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी लोगों की जान बचाने की, वहीं दूसरी तरफ सही मायनों में वो एक्चुअली जानते नहीं थे कि इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। ज्यादातर डॉक्टर्स ने उस वक्त आंखों की जलन को ठीक करने के लिए आई ड्रॉप्स दे दी पेशेंट्स को, इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड्स दे दिए और एंटीबायोटिक्स दिए सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, और पेट में जो दिक्कत थी उसके लिए एंटी एसिड्स दे दिए। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी करी जा सकती थी जब पता लगे कि ये गैस एक्चुअली में है क्या ये MIC है, फॉस्जीन है या कोई और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है। डॉक्टर्स को पहले लगा कि ये फॉस्जीन पॉइजनिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे से एग्जैक्टली 3 साल पहले ऐसा एक और हादसा हुआ था इस सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 की बात है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले अशरफ मोहम्मद खान की मौत हुई थी फॉस्जीन लीक की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था कि ये MIC है, इससे कुछ होएगा नहीं, लेकिन सिर्फ इरिटेशन होगी तो बस गीली पट्टियां बांध लो आंखों पर। वैसे MIC की वेपराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो कि काफी ज्यादा टेम्परेचर है। वहीं दूसरी तरफ फॉस्जीन सिर्फ 8 डिग्री पर वेपराइज हो जाती है। और भोपाल में दिसंबर की ठंड थी तो यही अज्यूम किया डॉक्टर्स ने कि ये गैस फॉस्जीन ही होगी। किसी को ये नहीं पता था कि जिस वक्त ये फैक्ट्री में हादसा हुआ उस वक्त टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर बिपिन अवस्थिया ने भोपाल की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट करी जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले किए गए एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया था कि MIC जब जलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड में, और हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक सोल्यूशन था। लेकिन बिपिन अवस्थिया अपने इस बयान को 10 दिन बाद भोपाल में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई है तो ये एंटीडोट यूजलेस है। कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू करी जाती है, MIC साइनाइड नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। MIC नेचुरली डिग्रेड कर जाता है एनवायरनमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करके। लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट काफी लेट आई थी। इस वक्त तक ढेरों पेशेंट्स हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट्स की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउडनर सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक्चुअली में सक्सेसफुल प्रूव हो रहा था। कई पेशेंट्स रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से। लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज को रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर MN नागू जो डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश की हेल्थ सर्विसेज के उस वक्त, वो 13 दिसंबर को एक सर्कुलर में बताते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल सोडियम थियोसल्फेट बी गिवन अनलेस इट इज करेक्टली एंड कंक्लूसिवली प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी दैट इट इज साइनाइड पॉइजनिंग। इस सब के बावजूद कुछ लोग कन्विंस थे कि लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ पेशेंट्स पर तो उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और दूसरा जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हिरीश चंद्रा ने बॉडीज की ऑटोप्सीज करी तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करो। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ। कंपनी की तरफ से भी, जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी,
उन्होंने भी इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा किया MIC और साइनाइड को लेकर? इसका सीधा जवाब है, कंपनी एक बहुत बड़े कॉम्पोजिशन क्लेम के लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट्स को कम दिखाना चाह रही थी और सरकारी अथॉरिटीज भी इस कंफ्यूजन में फंस गए, जिसकी वजह से और कई लोगों की जानें गई जिनकी बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती तो। गुलाम दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई थी, वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के वो आखिरी 19 साल ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं। साल 2003 में जाकर उनका देहांत होता है। सबसे शॉकिंग चीज इस पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी में ये है कि इस हादसे के बारे में पहले ढेरों वार्निंग्स दी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। कई लोग कह रहे थे कि इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन ना तो कंपनी की तरफ से ना सरकारी अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। साल 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी कार्बाइड के एक एक्सीडेंट में, इसके बाद मई 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट्स भेजे थे कार्बाइड कंपनी ने, जिनका काम था इस प्लांट के सेफ्टी मेजर्स को जांचना। इन्होंने टोटल में 60 से ज्यादा हजार्ड्स दर्ज किए अपनी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कैसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स को फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया गया। इसमें लिखा गया कि MIC के टैंक्स को बड़ी आसानी से कॉन्टेमिनेट किया जा सकता है। टैंक प्रेशर गॉज को डिफेक्टिव बताया गया और इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए ढेरों इश्यूज और वार्निंग्स के बारे में 3 आर्टिकल्स भी लिखे गए। बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, और ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। ये तीनों आर्टिकल्स लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में काम करने वाले पत्रकार राजकुमार केशवानी ने 2 हफ्तों के अंदर लिखे थे। जर्नलिस्ट केसवानी का आखिरी आर्टिकल इस भोपाल के प्लांट पर लिखा गया था 16 जून 1984 को। ये नेशनल न्यूज़पेपर जनसत्ता में छपा था और इसमें लिखा था कि भोपाल में कभी भी एक डिजास्टर देखने को मिल सकता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए कि देश में आजाद और इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी जरूरत है। सच बात तो यह है कि केसवानी ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, उन्होंने बस अपना रोजमर्रा का काम बेहद ऑनेस्टी के साथ किया और इसलिए आज उन्हें एक अनसंग हीरो कहा जा सकता है। अपने आखिरी आर्टिकल में वो एक और बड़ा खुलासा करते हैं। साल 1975 में भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को MN बुक नाम के एक हाईली रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट चला रहे थे, जिन्होंने कार्बाइड को भोपाल से निकालने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में इनका ट्रांसफर करा दिया जाता है और कार्बाइड 25,000 रुपए देती है कॉर्पोरेशन को एक पार्क बनवाने के लिए। इस बात से केसवानी का तात्पर्य था कि सरकार में बैठे कुछ लोग कार्बाइड की मदद कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुली अपनी फैक्ट्री को खोले रख सके। ऐसे ही कई और खुलासे द रेलवे मैन सीरीज में दिखाए गए हैं, जिसे अब आप जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बाकी की कहानी जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ आगे क्या हुआ और उस रात फैक्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, तो इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में। थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जो है वो आज की हमारी वीडियो जैम टीवी की। जैम टीवी की इस वीडियो में मैंने बताया कि टाटा इंडस्ट्री जो है वो आज से 150 साल पहले जो है वो बनी थी। ये जो है 1-2 रात की कामयाबी नहीं है, ये 150 साल पहले जो है रतन टाटा के जो है परदादा जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी वहाँ कानपुर में वहाँ से उन्होंने 21,000 रुपयों से सिर्फ ये स्टार्ट की थी। लेकिन 21,000 रुपये उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा थे। अगर हम अपनी बात करें, हमारे परदादा के पास जो है 21,000 रुपये उस वक्त मिलना नामुमकिन थे। हमारे जो है 21,000 रुपये ऐसे ही था कि जैसे आज के जो है वो 21 करोड़ हो। ठीक है, तो 21,000 मतलब उस वक्त के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा थे। उस वक्त भी जो है वो टाटा जो है वो टाटा जो है वो अमीर थे। ठीक है, और कॉटन से इन्होंने स्टार्ट किया। कॉटन से स्टार्ट करके इन्होंने जो है वो आहिस्ता जो है ना वो तरक्की की और दुनिया के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, ये जो है वो अपना जो है वो फैक्ट्रीज को जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो ला के खड़ा करते रहे। और आज जो है आपके सामने ही है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अगर इंडिया वाले जो है वो कोई भी चीज़ देते हैं तो उनमें जो है वो कहीं ना कहीं टाटा इंडस्ट्री का नाम आ ही जाता है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, पत्ती हो और जो है दूध हो
और कोई और भी जो है वो इस तरह की 100 अशियाँ हैं जो कि टाटा इंडस्ट्रीज जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ZMTV ने हमें बताया कि इंडिया ने अपनी पहली कार जो है वो 1998 में लॉन्च कर दी थी, जो कि पूरी तरह से जो है वो मैन्युफैक्चर मेड बाय इंडिया थी, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने हमें चीज़ें बताई, ZMTV ने हमारी नॉलेज में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे पहले 8 घंटे की शिफ्ट जो है वो टाटा इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, और आज जो है वो सारी दुनिया में 8 घंटे की शिफ्ट हमें नज़र आ रही है कि 8 घंटे की शिफ्ट, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी अपनी लेबर से जो है वो 8 घंटे की शिफ्ट ही करवा रहे हैं। और बेनिफिट्स भी काफ़ी दिए, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, और उसके बाद जो है वो हॉलीडेज हो गई, और भी रिटायरमेंट हो गई, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो टाटा इंडस्ट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई, और उसको जो है आज सारी दुनिया जो है वो इत्तोड़ करके बैठी हुई है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी ZMTV की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।